अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एंजाइम को डिस्कस करेंगे। हम तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स के हवाले से। तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और करैक्टर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर और एंजाइम के करैक्टर्स को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आर बियोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है, विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम क्या हैं? बियोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं। बियोलॉजिकली से क्या मुराद है कि जानदारों के अंदर पाए जाने वाली ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि उनमें होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? एंजाइम कहलाते हैं। और ये हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन प्रोसीड स्लो विदाउट एंजाइम। एंजाइम के बगैर जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो होता है। अब ये क्या है? एंजाइम है एक, और ये क्या है? एक तरह की प्रोटीन है किन के अंदर? जानदारों के अंदर बियोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करती हैं? रिएक्शन को तेज़ करती हैं। स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो है, ये जो एंजाइम्स हैं कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कई अमीनो एसिड्स का मजमुआ होते हैं, एंड जॉइन टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अमीनो एसिड आपस में जॉइन होकर एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो क्या हैं? गोल होते हैं। तो ये क्या है? एंजाइम आपस में मिलकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से पार्ट्स को अगर देखें तो इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स और कोफैक्टर्स। एक्टिव साइट क्या है कि कैटालिटिक एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। के एंजाइम के ऊपर रिएक्शन करने की जो एक्टिविटी होती है वो क्या एक छोटे से पोर्शन में महदूद होती है। उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, एक ऐसा पोर्शन होता है एंजाइम के ऊपर जहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ता है और रिएक्शन होता है। ठीक है ना, उस पोर्शन, छोटे से पोर्शन को हम कहते हैं वो क्या है? एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखें, ये पूरा क्या है? एंजाइम है। ठीक है, इसमें इसका ऊपरी वाला हिस्सा ये जो है इसे हम कहते हैं ये एक्टिव साइट है। बाकी ये हिस्सा जो क्या है एक्टिव साइट नहीं है। तो इस पोर्शन के ऊपर क्या है? एक्टिविटी कैटालिसिस जो है होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, रिएक्शन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, वो इसी पोर्शन तक महदूद है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं ये क्या है? एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जो है इनके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सबस्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्टिव साइट वाला पोर्शन है ये फ्यू अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, फ्यू अमीनो एसिड्स के अंदर होते हैं। रेस्ट ऑफ बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स मेंटेन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। बाकी जो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो एंजाइम के बाकी पोर्शन में पाए जाते हैं और उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट वाली जगह के ऊपर थोड़े अमीनो एसिड्स होते हैं, बाकी इर्द गिर्द चारों तरफ ज़्यादा होते हैं। वो क्या कर सकते हैं? उसकी गोल स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। एक्टिव साइट जो हैं इसके मज़ीद दो हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट क्या है? ऐसा हिस्सा है जो कि हेल्प इन रिकॉग्निशन, जो कि सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है और उसको बाइंड भी करवाता है। ठीक है ना, एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम में ये रिकॉग्नाइज करता है और उसको बाइंड करवाता है। एंड फॉर्म ES कम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भी बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। दूसरे इसकी कौन सा पार्ट है? वो है कैटालिटिक साइट। ठीक है ना, कैटालिटिक साइट जो है ये कौन सी साइट होती है? ऐसी साइट जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है, कैटालिटिक साइट कहलाती है। इसके बाद है कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स कौन से हैं कि कुछ एंजाइम जो हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते, रिएक्शन तेज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते, तो उनको किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो कोई केमिकल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई चीज़ भी हो सकती है जो उसकी हेल्प करता है, और वो नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। कुछ एंजाइम अपने अलग तौर पर काम नहीं कर सकते, उसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोई एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। वो क्या किस लिए होता है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये दरअसल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये जो कोफैक्टर होता है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता है, ठीक है ना, अटैचमेंट करवाता है। यहाँ डायग्राम में देखें कि ये एंजाइम है और ये क्या है, कोफैक्टर है। यहाँ पे ये क्या अटैच हो जाता है, एक तरह की पोल का किरदार अदा कर रहा है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट आके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये सब एंजाइम में नहीं होता, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते, उनको किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट की, वो क्या होते हैं, यही कोफैक्टर होते हैं। ये डायरेक्टली टेक पार्ट करता है किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन में, और सरफेस प्रोवाइड करता है केमिकल एनर्जी के लिए। ये क्या करता है, जगह फराहम करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप्स डिस्कस करें, कोफैक्टर की 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेटर। एक्टिवेटर किसे कहते हैं, डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर, ठीक है, डिटैचेबल कोफैक्टर मतलब ऐसा कोफैक्टर, डिटैचेबल से मुराद है अलहदा हो सके, अलहदा हो जाने वाला कोफैक्टर क्या कहलाता है, एक्टिवेटर कहलाता है। Mg+2, Fe+2, Cu+2, 8C इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट। ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो, क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या है, लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट, ऐसा पोर्शन या नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है, ठीक है। विटामिन जो हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पर काम आते हैं कोएंजाइम की फॉर्मेशन के लिए। ये जो कोएंजाइम हैं रिएक्शन में अगेन एंड अगेन इस्तेमाल हो सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें कि ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एक कम्प्लेक्स मिलता है, कंपाउंड बनता है, उसको हमने कहा था ES कम्प्लेक्स, ES कम्प्लेक्स, या इसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। और ये अब देखें एंजाइम में कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, इस्तेमाल होता है, स्पीड अप करता है, खुद उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है ना, विदाउट बीइंग यूज्ड, वो बिल्कुल सेम का सेम रहता है और सबस्ट्रेट को किस में, प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो कोफैक्टर हैं इसकी अटैचमेंट के लिहाज से एंजाइम की कितनी किस्में हैं, ठीक है ना, कोफैक्टर जब अटैच होते हैं तो अटैचमेंट वाले कोफैक्टर रखने वाले एंजाइम उनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, 2 टाइप्स होती हैं मेनली। एपोजाइम, ठीक है ना, एपो एंजाइम कौन से हैं, एंजाइम विद को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, ठीक है ना, ऐसा एंजाइम या को एंजाइम जिसका, ऐसा एंजाइम जिसका को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद होलो एंजाइम किसे कहते हैं, होलो एंजाइम से मुराद है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है ना, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर जी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। ये जो होलो एंजाइम होता है किन का मजमुआ होता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब आपस में अटैच होते हैं, मिलते हैं तो आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, होलो एंजाइम बनता है, ठीक है। एंजाइम लोकेशन की बात करें तो एंजाइम हमारी बॉडी में या जानदारों की बॉडी में, पौधों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं,
ये अपने फंक्शन के लिहाज से इनकी लोकेशन होती है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ इनका फंक्शन होता है, काम होता है, वहाँ वहाँ उस बॉडी पार्ट्स में इसकी लोकेशन होती है। मिसाल के तौर पर ये जो एंजाइम हैं, फोटोसिंथेसिस वाले जो एंजाइम हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं एंजाइम, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये सारे मैनी जो एंजाइम हैं सिंपली डिज़ाल्व होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ाल्व होते हैं और फिर जहाँ जहाँ इनका काम होता है वहाँ वहाँ इनको भेज दिया जाता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हों, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हों, उनके अंदर क्या है, इनको भेज दिया जाता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की क्या ख़वास हैं, क्या खसूसियात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजाइम जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है कि ये जितने भी एंजाइम हैं वो ग्लोबुलर हैं, मतलब गोल स्ट्रक्चर रखने वाले हैं। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट नॉट यूज्ड, खुद रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं लेकिन उसमें इस्तेमाल हुए बगैर। एंजाइम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, ये सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, वहाँ पे रिएक्शन को तेज़ करते हैं, ठीक है। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट, इनकी जो मौजूदगी है वो जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी नेचर के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाती, वैसी के वैसी खालिस प्रोडक्ट ये क्या करते हैं, मुहैया करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन, कि एंजाइम की थोड़ी सी भी मिकदार क्या कर सकती है, रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकती है, चला सकती है, स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ये एंजाइम क्या हैं, सेंसिटिव हैं टू चेंज इन पीएच, ठीक है। पीएच के अंदर हर एंजाइम की अपनी अपनी क्या होती है, पीएच होती है। तो पीएच में थोड़ी सी भी तब्दीली क्या है, इसके जो काम करने के नेचर है उसको तब्दील कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाई सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, ठीक है। सम एंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, कुछ एंजाइम को अपने काम करने के लिए को फैक्टर की ज़रूरत होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक हेल्पर की ज़रूरत होती है, वो अकेले काम नहीं कर सकते। ये जो एंजाइम होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, लोअर रखते हैं, ठीक है। डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एंजाइम, के एंजाइम जो है ना कौन कौन से डैमेजिंग इफेक्ट रख सकते हैं अगर वो ज़्यादा खारिज हो जाते हैं या गलत जगह पर खारिज होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि डैमेजिंग इफेक्ट रखते हैं इफ़ एक्टिव इन रॉन्ग प्लेस, यहाँ पे प्लेस है, पेस नहीं है, ठीक है। रॉन्ग प्लेस में अगर कुछ एंजाइम जो है ना वो गलत जगह के ऊपर उनकी प्रोड्यूस एक्टिव हो जाएं तो वो क्या है, वहाँ पे जो सेल की दीवारें हैं उनको तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनका काम क्या है, खुराक को हज़म करवाना, ठीक है। इसका मतलब है ये तब ही एक्टिव होना चाहिए जब खुराक को हज़म करने की ज़रूरत हो, जब हम खुराक खाएं तो हज़म होने के लिए तब इसको एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एक्टिव हो जाता है जब हम खाना नहीं खा रहे होते तो ये क्या है, डैमेजिंग इफ़ेक्ट रखता है। तो आम हालात में, नारा हालात में ये एक इनएक्टिव फॉर्म में पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। ये पेप्सिनोजन की सूरत में पैदा होता है, ये पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। ये जब हम खाना नहीं खा रहे होते, स्टमक वर्क नहीं कर रहा होता किसी किस्म का खुराक को हज़म करने के लिए, तो ये पेप्सिनोजन बना रहता है, ठीक है। जब हम कोई खुराक खाते हैं दोबारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो ये क्या होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद समरी कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, समराइज़ कर लेते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि ये जो एंजाइम्स हैं बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकती हैं। इसकी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। स्ट्रक्चर में हमने इसका एक्टिव साइट पढ़ा था। एक्टिव साइट के बाद इसके हमने और दो पार्ट्स पढ़े थे, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। इनको हमने बार बार डिस्कस किया। इसके बाद को फैक्टर्स को हमने पढ़ा था। को फैक्टर्स को हमने क्या कहा था कि ये कुछ एंजाइम जो हैं
उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। उसके अंदर हमने फिर एक्टिवेटर प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा। इसके बाद हमने एपो एंजाइम भी पढ़े, होलो एंजाइम भी पढ़े। एपो एंजाइम किसे कहते हैं? एपो एंजाइम हमने कहा था कि एक एंजाइम विद को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव। होलो एंजाइम किसे कहते हैं? होलो एंजाइम हमने पढ़ा था कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या कहलाता है? होलो एंजाइम कहलाता है। लोकेशन ऑफ एंजाइम हमने पढ़ी थी कि एंजाइम जो है ना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में, जहाँ जहाँ पे इनका काम होता है वहाँ वहाँ पे उस सेल में क्या होती है? इनकी लोकेशन होती है। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन वाले जो एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो हैं वो कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसी तरह आगे हमने इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। कैरेक्टर ऑफ एंजाइम में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एंजाइम हैं वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकती है। सेंसिटिव एंड पीएच हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।